गवर्नमेंट के रेवेन्यू और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो भी पॉलिसी होगी वो क्या होगी? फिस्कल पॉलिसी। जो भी पॉलिसी उसके रेवेन्यू और उसके एक्सपेंडिचर को अफेक्ट करेगी वो फिस्कल पॉलिसी में आ जाएगी। ठीक है, तो फिस्कल पॉलिसी में हम लोग ऐसे पहले क्या देखेंगे? बजट स्ट्रक्चर। कि हमको पहले समझ में आया कि कैसे कैसे कैटेगराइज करते हैं उसको, है ना? तो उसमें हम लोग जैसे देखेंगे, पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे। अभी तो मैं ब्रीफ में बताता हूँ, है ना? रेवेन्यू अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, है ना? राजस्व और पूंजी। ठीक है, उसमें वर्ड्स भी मैं हिंदी में, जैसे कई लोगों को वो वर्ड्स में, कीवर्ड्स में दिक्कत होती है, तो और रेवेन्यू को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। कौन कौन से? रेवेन्यू रिसीव्ड, मतलब इस अकाउंट में जब पैसा आता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और उसके बाद हम सेम चीज किस में लगाएंगे? कैपिटल में। कैपिटल रिसीव्ड और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिसीव्ड मतलब प्राप्तियां, है ना? एक्सपेंडिचर। बेसिक डिफरेंस क्या है रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में? रेवेन्यू अकाउंट रिकरिंग नेचर का होता है, कैपिटल अकाउंट नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। हाँ, जैसे डेली की ट्रांजैक्शन कई बार आए, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में कई बार हमारे पास आए और जाए, वो रेवेन्यू अकाउंट में होता है। या हमारे जो भी एसेट्स को कम न करें, ले रहे, ये अगर पैसा आता है, क्लियर है, तो एसेट या लायबिलिटी को अफेक्ट करेगा, और यहाँ पे चीजें अफेक्ट नहीं होगी। क्लियर है? अगर पैसा आया कैपिटल अकाउंट में, तो या एसेट कम हुआ होगा या लायबिलिटी क्रिएट हुई होगी। ऐसा इसमें नहीं होता है। क्लियर है? वो हम जब इसको स्ट्रक्चर बना रहेंगे तो उसमें क्लियरली देखेंगे कि क्यों ऐसा होता है। जैसे डिसइन्वेस्टमेंट किया आपने, है ना? तो क्या हुआ? उसमें पैसा आया, लेकिन क्या हुआ? कम। क्लियर है? और जैसे बोरोइंग की आपने, पैसा आया लेकिन लायबिलिटी क्रिएट हुई। रेवेन्यू अकाउंट में ऐसा नहीं होता है। जैसे टैक्स से, टैक्स आया, कोई लायबिलिटी हमने नहीं क्रिएट की, है ना? वो हमारा पैसा हमने अच्छा, गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है? हाँ? क्यों लेती है? अपने एक्सपेंडिचर को फुलफिल करने के लिए। क्यों लेती है? सर हमारी सुरक्षा करने के लिए। जैसे आप, जैसे कोई चीज कोई लेता है तो कुछ देता भी होगा ना? इक्विटी, बेसिक सिक्योरिटी इक्विटी का है। कुछ गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है ना? उससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। कुछ गवर्नमेंट ने किया, उससे क्या होगा? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। उस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी में एक हिस्सा लेती है, वो क्या है? वो ऐसे नहीं ले रही है कि बर्डन हो जाए। उसने जो सर्विस प्रोवाइड की, उससे प्रोडक्शन या फ्यूचर प्रोडक्शन क्या होगा? इंक्रीज होगा। उसके लिए वो अपना हिस्सा लेती है, और फिर वो उसमें री इन्वेस्ट करती है। तो क्या होता है? एक साइकिल चल जाती है। मान लीजिए अगर गवर्नमेंट सर्विस ना दे और टैक्स ले, फिर क्या हो जाएगा? फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्लियर है? तो हमको देखना पड़ेगा कि वो एक्सपेंडिचर कहाँ हो रहा है और कहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जिससे उस चीज में सस्टेनेबिलिटी आ सके। क्लियर है? तो हम इसमें बजट स्ट्रक्चर में पूरा इसमें देखेंगे, फिर एक एक चीज देखेंगे उसमें कि कहाँ जा रही है, सही जा रही नहीं जा रही है, और कहाँ उसको जाना चाहिए। क्लियर है?
फिर हमारा फाइनेंस कमीशन है ना। इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि जैसे आपका सेंटर है, ठीक है, और ये स्टेट। तो देखिए हम लोग को क्या है, जैसे आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा तो एक 280 आर्टिकल 280 सर। गुड। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे जनरली, जो आप देखे होंगे कि वेलफेयर की ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस पे हैं, स्टेट पे है। लेकिन एक उसमें एक प्रॉब्लम है कि जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट के पास है उतने उसके पास रिसोर्सेस नहीं है। अब उसको कैसे, उस मिसमैच को कैसे कंप्लीट करेंगे? सेंटर से लेंगे। हाँ, फंड ट्रांसफर होगा सेंटर टू स्टेट। अब उसके 3 रूट कि कैसे कैसे ट्रांसफर होता था, ठीक है। एक फाइनेंस कमीशन, एक प्लानिंग कमीशन, अब क्या हो गया वो, और एक थ्रू मिनिस्ट्रीज, जिससे कोई भी योजना चली तो मंत्रालय से सीधा क्या हो गई, वहां चली गई। क्लियर है? तो उसमें हम लोग देखेंगे कि पहले क्या था, प्लानिंग कमीशन के पहले और प्लानिंग कमीशन के बाद। तो हम लोग इसमें ये देख रहे हैं कि जो फाइनेंस कमीशन का रोल है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है कि इसमें डायरेक्ट स्टेट को एक ऑथराइज किया गया है कि वो रिसोर्सेज वहां से अवेल कर सके, उसको चीजें मिल सके। तो इसमें क्या होता है, जब इस रूट से ट्रांसफर होता है, मान लीजिए इन दोनों रूट से ट्रांसफर हो रहा है, तो थोड़ा ये लोग बताएंगे कहाँ पैसा खर्चा करना है, कहाँ नहीं करना है। लेकिन जहाँ इस रूट से पैसा ट्रांसफर होगा तो स्टेट को एक थोड़ी सी क्या मिल जाएगी, ऑटोनॉमी, है ना। इंडिया बहुत ही डाइवर्स कंट्री है ना, तो हर रीजन का अपनी अपनी क्या है, रिक्वायरमेंट्स है। तो वो अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, प्लानिंग कर सकता है। तो उसको रिसोर्स डायरेक्ट मिल जाएगा, वो अपने हिसाब से प्लानिंग कर सकेगा, उसको किसी की डायरेक्शन की जरूरत नहीं होगी। तो क्या हुआ, जब इसका रोल बढ़ गया, जब वहाँ प्लानिंग कमीशन खत्म हुआ, उसके बाद इन दोनों रूट, इस रूट से पैसा कम हो गया और फाइनेंस कमीशन के रूट से पैसा क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो स्टेट्स को क्या हो गया, ऑटोनॉमी हो गया, है ना, फिजिकल ऑटोनॉमी। रिसोर्सेज अपने अपने हिसाब से वो क्या कर सकता है, खर्च कर सकते हैं। एक एग्जांपल हो गया डिसेंट्रलाइजेशन का भी, है ना, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन चीजें चल रही है, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे। फिर उसके बाद जीएसटी का स्ट्रक्चर देखेंगे। क्लियर कि जैसे जीएसटी इज आल्सो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वैट, तो फिर इसको जीएसटी नाम क्यों दिया गया है, वैट ही रहने देते, है ना। क्यों, क्या डिफरेंस है ऐसा बेसिक डिफरेंस जो वैट को जीएसटी से क्या करता है, अलग कर देता है। मोर एफिशिएंट होगा तभी तो आया है, सुपरसीड किया उसको। तो उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है वैट और जीएसटी में, प्रिंसिपल वही है, जिस प्रिंसिपल पे वैट काम करता है उसी पे ही जीएसटी भी काम करता है। लेकिन डिफरेंस उसमें कहाँ आ जाता है, किस पॉइंट पे जीएसटी जो है वो ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है वैट, कैस्केडिंग इफेक्ट, है ना। तो कहाँ पे, मतलब किस स्टेज पे आके वैट जीएसटी मोर एफिशिएंट हो जाता है ना। मेन चीज कैस्केडिंग इफेक्ट को हटाता है। वो हम लोग एग्जांपल से देखेंगे, पूरा न्यूमेरिकल एग्जांपल देखेंगे कहाँ डिफरेंस आ जा रहा है। ये टैक्स स्ट्रक्चर को क्या बनाता है, और एफिशिएंट बनाता है। एफिशिएंट टैक्स स्ट्रक्चर क्या होता है, हाँ? जिसमें बर्डन ना हो। बर्डन किस पे,
एफिशिएंट तो मतलब सर कि कॉस्टली ना हो, टैक्स कलेक्शन भी कॉस्टली ना हो। और क्या tax- कॉस्टली? सर लीकेजेस कैसे लीकेजेस? सर जैसे कि टैक्स इवेजन्स जिनसे टैक्स लिया जा रहा है उनसे बार-बार अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, उसके रिस्पेक्ट में बताइए आप। जैसे चीजें समझ में आ जानी चाहिए ना, ये है एफिशिएंट मतलब ये एफिशिएंट है भाई। अभी मैंने क्या कहा था, टैक्स क्यों लेती है गवर्नमेंट? कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की होगी, उससे प्रोडक्टिविटी क्या होगी? अब टैक्स जब ले गवर्नमेंट की प्रोडक्टिविटी ना इंक्रीज हो और क्या ले ले, टैक्स ले ले, तो एफिशिएंसी नहीं आएगी। तो एफिशिएंसी नहीं आएगी ना, तो वो एफिशिएंट होगा। अब इसमें क्या हो गया, कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट से क्या होता है, वो काम किया नहीं है तब भी क्या हो गया, टैक्स ले लिया। तो जैसे बताया बर्डन क्या हो जाएगा, क्योंकि तो उतना टैक्स लो है ना जितना आपने काम किया है। तो जो वैल्यू एडिशन होता है ना, तो आपने इतना वैल्यू ऐड किया, उसमें वो वैल्यू क्यों ऐड हुई कि गवर्नमेंट का भी उसमें कोई कंट्रीब्यूशन है, तो वैल्यू क्या हो गई, ऐड हो गई। तो वैल्यू जितना गवर्नमेंट की हेल्प से वो एफिशिएंसी इंक्रीज हुई, वो प्रोडक्शन हुआ, उसमें गवर्नमेंट अपना कंट्रीब्यूशन ले लेती है, जिससे फर्दर और कंट्रीब्यूशन कर पाए। ठीक है, तो एफिशिएंट और सस्टेनेबल टैक्स सिस्टम क्या होगा, जब टैक्स उस प्रोपोर्शन में लिया जाए जिस प्रोपोर्शन में प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया गया है। क्लियर है? ठीक है, तो हम लोग इसमें जीएसटी देखेंगे, पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे, और वैट से उसको थोड़ा सा पीछे जाके वैट से कंपैरिजन करेंगे और बिफोर वैट। ठीक है, तो जीएसटी डायरेक्ट पे लगता है इनडायरेक्ट पे, इनडायरेक्ट है ना, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स। तो उसमें हम लोग दोनों देखेंगे कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स होता है, और इंडिया का जो स्ट्रक्चर है उसमें डायरेक्ट टैक्स का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है या इनडायरेक्ट टैक्स का कंट्रीब्यूशन, और कौन सा ज्यादा अच्छा होता है। जैसे आप किसी का कंट्री का टैक्स स्ट्रक्चर देखिए और उसमें देखिए कि डायरेक्ट है इनडायरेक्ट, उसको आपको अंदाजा लग जाएगा क्या कि इकोनॉमी कैसे चल, एक आइडिया लग जाएगा, मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि किस डायरेक्शन में इकोनॉमी जा रही है, ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्स इंक्रीज होने पे जा रही है या डायरेक्टली। क्लियर है? तो वो हम लोग देखेंगे, और उसी के क्रम में टैक्स रिफॉर्म्स, है ना। क्लियर है? तो ये हम लोग इसको देखते हैं।